Good morning, everyone. So here comes Saurav Kumar once again for you, and now I'll be taking up computer organization architecture. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के मैंने पिछले क्लासेस में आपको ये बता दिया था कि हाउ द कंप्यूटर वर्क्स, किस तरीके से कंप्यूटर में हम लोगों के पास इनपुट आता है, उसके जो डायग्राम्स थे वो मैंने बता दिए थे और मैंने वही चीज़ें बताई थी जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो. इट वॉज एन इंट्रोडक्टरी क्लास. सो नाउ वी विल मूव अप एंड वी विल बी स्टडिंग समथिंग एल्स. और आज कुछ हम लोग आपके सिलेबस से रिलेटेड करेंगे जो कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब कंप्यूटर की उत्पत्ति और कंप्यूटर कैसे आगे उत्पत्ति हुआ है, उसका कैसे आगे बढ़ा है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस हुई है, ये सब इन सब चीज़ों की बातें हम लोग आज करेंगे. तो गाइज प्लीज़ हैव अ लुक ओवर इट. ये जो कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, ये थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है और इसमें जो बेसिक बातें हैं वो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी कि कंप्यूटर की संरचना हम लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर है उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे और यूज़ हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग उसकी बारीकियों को जानेंगे. सपोज कीजिए कि आज के डेट में आपके पास एक नया सेलफोन आता है. तो जब नया सेलफोन आता है तो आप लोग क्या करते हो, उसमें हर एक एप्लीकेशंस को खोलते हो, उसको ढूंढते हो, उससे क्या क्या हो सकता है, हर चीज़ को कोशिश करते हो कि देखें कि आखिर वो किस तरीके से काम करता है. तो कंप्यूटर भी एक ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में हमें सब कुछ अगर पता है तो हम लोग काफ़ी अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं. तो काम करने के लिए जो कंप्यूटर पे जो हमें काम करना है, उस कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स लगे हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसकी बातें करते हैं, वो उसकी संरचना कैसी होती है, वो किस तरीके से हेल्प करता है, रोम कैसे हेल्प करता है, रैम कैसे हेल्प करता है. जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में मैंने बताया था. तो वो एक बेसिक आर्किटेक्चर है, उसको कभी ना भूलें. वो हमेशा याद रखें कि जो कंप्यूटर साइंस है उसमें किस तरीके से ये इनपुट आउटपुट और जो सीपीयू है किस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शंस को लेता है और किस तरीके से उसको प्रोसेस करता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है. तो ये जानने के लिए हमें हार्डवेयर सिस्टम भी समझना ज़रूरी है. हार्डवेयर सिस्टम को समझने के लिए हमें एकदम बेसिक से जानना पड़ेगा. और वो बेसिक्स क्या है कि आखिर जो कंप्यूटर है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे, वो आगे कैसे कैसे बढ़ा और कौन कौन से डिफरेंट जनरेशंस आए. तो हियर हैव अ लुक एंड नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने 3-4 पार्ट में उसको डिवाइड किया. सबसे पहला पार्ट जनरेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी यूज्ड, ईयर मेक, डिवाइस विथ स्पीड. कहने का मतलब कि जो भी जनरेशन हमारे कंप्यूटर में आए हैं, जनरेशंस कितने जनरेशंस आए हैं? 5 जनरेशंस. देयर वेयर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. और ये पांचों जनरेशन कब कब आए, कब बना, वो सब चीज है इसमें. यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोगों के पास फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आई. फिर उसके बाद ईयर ऑफ मेक, कहने का मतलब वो कब बना, किस साल बना और कितने दिन तक, कितने पीरियड तक वो डिवाइस यूज़ में रहा. उसके बाद कौन से डिवाइस में लगाया गया. कहने का मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें हम देखते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसका इस्तेमाल किया गया. वैक्यूम ट्यूब्स होता क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंट आपके जो डायोड्स वगैरह हैं उसको यूज़ करके बनाया गया है. तो जो डायोड्स वगैरह हैं वो यूज़ में तो थे लेकिन काफ़ी यूज़ में नहीं थे. डायोड्स यूज़ में रहते थे लेकिन इतना ज़्यादा उनका प्रचलन नहीं था. तो उस समय वैक्यूम ट्यूब से काम चलाया जाता था जिसमें कि क्या होता था कि एक बार
ट्यूब में कुछ डाला, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल याद होगा आप लोगों को कि जिस तरीके से आपका जो ये चलता है, जो कंप्यूटर चलता है, उस कंप्यूटर पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो डायग्रामेटिक व्यू है वो आप देखिएगा कि एबाकस जो हम लोग पहले बचपन में यूज क्या करते थे, उसमें एक स्लेट नुमा होता था, और उस स्लेट में जो है, आज भी वो स्लेट आता है शायद, जिसमें कि हम लोग चौक से लिखते थे, तो उस स्लेट में आप देखिएगा कि बिट्स होते हैं। स्लेट कुछ ऐसा बना हुआ होता है और आधे में स्लेट होता है और आधे में ऐसे बिट्स बने होते हैं, और हम लोग क्या करते थे कि काउंट करते थे इसको, भाई यहाँ पे 10 बिट्स हैं तो इसको जो है 1 2 इधर बिट्स कर दिए, फिर इसमें जो है इधर 3 बिट्स कर दिए, मतलब डिपेंड करता था कि किस तरीके से वो बिट्स होंगे। जनरली होता था 1 2 3 4 5 इस तरीके के बिट्स होते थे, तो उस बिट्स को काउंट करते थे। तो उसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब में क्या किया गया कि एक बिट्स को ऐसे दिया गया और उस बिट्स को उस तरफ से स्टोर कर लिया गया। दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट। मैंने भी एक्चुअली वो यूज़ नहीं किया, इट इज़ ऑफ अराउंड 1946, सो आई हैवंट एवर यूज्ड इट, बट येस आई हैव हर्ड इट, स्टडीड इट अ बिट, और उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस तरीके का जो एबाकस हम लोग यूज़ करते थे, ये होता था एबाकस, इसी तरीके का आपका इसी पे बेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स होता था। और हम लोग जो है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल करते थे। मैग्नेटिक ड्रम्स क्या होता है? मैग्नेटिक ड्रम्स जो है वो बेसिकली क्या होता था कि एक बड़ा सा, आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में जब गाने वगैरह बजते थे तो एक बड़ा सा डिस्क आता था और उस डिस्क को रखा जाता था, और उस डिस्क में आप देखते होंगे कि एक ब्लैक कलर का बहुत चौड़ा सा पट्टी नुमा एक गोलाकार आकृति होती थी, और उसमें गाने को स्टोर किया जाता था। तो उसी तरीके का, जो कि आज कॉम्पैक्ट हो गया और सीडी में चेंज हो गया है, तो उसी चीज़ को जो है अब कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। उस जमाने में, उस समय वो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी जिसमें कि गाने स्टोर हो सकते थे। तो उसी को एडवांस्ड रूप में मैग्नेटिक ड्रम्स को इस्तेमाल किया गया स्टोरेज के लिए, और ऐसी जो डिवाइस बनाई गई वो एक कंप्यूटर के द्वारा, उसको कंप्यूटर नाम दिया गया जिसको कि एनियक कहा गया। उसका नाम था एनियक या एडवैक, EDVAC। इसका जो ये डिवाइस है वो नेम है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है उस डिवाइस की स्पीड होती थी 10⁻³ कहने का मतलब कि 10⁻³ कहने का मतलब 1/10⁻³ दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.001। तो कंप्यूटर में, उस कंप्यूटर में इतनी क्षमता थी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लोगों का सही आंसर आ सकता था। तो ये आपका 1946 से लेकर के और 1959 तक चला, क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, अराउंड 13 इयर्स। तो ये 13 इयर्स तक काम किया। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया। चेंज ये आया कि सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे। नाउ व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स? एक्चुअली देयर आर डिफरेंट डायोड्स एंड some diodes has been converted into transistors using several diodes। कहने का मतलब डायोड्स आप लोग देखे होंगे। डायोड्स कैसा होता था मैं बता देता हूं कि जो डायोड्स होते थे वो कुछ इस तरीके का आज भी मिल जाता है। ये पूरा ब्लैक होता है और ये पोर्शन जो है यहाँ पे वाइट सा होता है, और एक इधर वायर होता है, एक इधर वायर होता है। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली ये इन्वर्टर होता है। अगर इधर प्लस दो तो इधर माइनस निकलेगा, इधर माइनस दो तो इधर प्लस निकलेगा। तो ये इन्वर्टर का काम करता है। तो ये इसको डायोड बोलते थे। तो ये डायोड क्यों होता था? क्योंकि हम लोग बेसिकली जानते हैं कि एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 0 and 1, दैट इज बाइनरी नंबर्स। और बाइनरी नंबर्स में यहाँ अगर हमने 0 दिया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ हमने 1 दिया तो यहाँ 0 आएगा। तो दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द इन्वर्टर्स। तो
उसको कॉन्सेप्ट में रखते हुए कुछ स्टोरेज वाली चीजें बनाई गई और वो हमारा सेकेंड जनरेशन में बना, दैट इज 1957 में बना। और ये चला कब तक? 64 तक। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा है, ये पूरी चीजें मैंने इसी जनरेशन के बारे में लिखी है। पूरा ये पूरी सेकंड जनरेशन के बारे में मैंने लिखी है। उसमें देखिएगा कि मिनी कंप्यूटर पिक्चर में आ गया। मिनी कंप्यूटर में आपको IBM जो कंपनी है उसने एक कंप्यूटर बनाया 1401, CDC 1604, हनीवेल भी एक कंपनी है जिसने अपना एक मिनी कंप्यूटर बनाया, दैट इज हनीवेल 400। और उस समय जो यूज हुआ लैंग्वेजेस, तो वो लैंग्वेजेस फॉर्ट्रन, एल्गोल, पास्कल, इस तरीके के लैंग्वेज वेयर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये सेकेंड जनरेशन में था। नाउ वी शुड गो टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ है कि हम लोगों के पास इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये देखिए, ये आपको मैंने बताया डायोड। अब इसी डायोड को, ऐसे कई सारे डायोड को मिला करके एक ट्रांजिस्टर या बनाया जाता था, जिसको कि आप ऐसा देख सकेंगे। ऐसा 3 वायर होते हैं, वो आपको दिख जाएगा। आप ट्रांजिस्टर की पिक्चर जो है आप गूगल कर लीजिएगा, डायोड की पिक्चर गूगल कर लीजिएगा। तो ऐसे कई सारे डायोड मिल करके और ये ट्रांजिस्टर बनाए, और ऐसे कई सारे ट्रांजिस्टर्स मिल करके आईसीज को जन्म दिया। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि आज भी हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर वगैरह में जो चिप लगे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के चिप लगे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आईसीज। अब ये आईसीज जो है उस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गए। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जब आए तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूड हो गई, जैसे कि जो ये थर्ड जनरेशन आया वो 1965 में आया। 5 साल तक ये रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, और फिर तुरंत हम लोगों के पास LSI आ गया, फोर्थ जनरेशन। तो जो थर्ड जनरेशन था उसमें मिडी कंप्यूटर बना। और आपको मैं बता दूं कि जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो सक्षम था कितने में? वो सक्षम था 1/10⁶ में। ये सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन का ये था, ये सेकंड जनरेशन में। जबकि थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? 1/10⁹ मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमेशा जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पॉइंट्स के बाद जो आंसर्स आने थे वो भी बढ़ते चले गए। तो मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई, और जब एक्यूरेसी बढ़ी तो आपका जो मशीन है दे बिकेम मोर पावरफुल। जैसे ही एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा मशीन पावरफुल होता है। और एक्यूरेसी के साथ हमने ये भी ध्यान में रखा कि जब एक्यूरेसी बढ़े तो उसका एक्यूरेसी तो बढ़े ही, उसका जो फास्टनेस है, उसकी जो काम करने की जो क्षमता है वो भी थोड़ा फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए, तभी तो दोनों तरफ से काम होगा। नहीं तो पता चला कि हाँ पहले था 10⁻³ और अब जो है 10⁻⁶ तो है, लेकिन 2 गुना समय ले रहा है, 4 गुना समय ले रहा है। तो व्हाट वाज द यूज? तब तो यूज नहीं होता सही। तो टाइम को भी ध्यान में रखा गया कि कम से कम समय में 10⁹ और उससे भी बड़ा 10⁻12 जो कि आपका फोर्थ जनरेशन में आ गया। तो इस तरीके का जनरेशन पर जो है स्पीड डिपेंडेंट हो गया। और अब जो है थर्ड जनरेशन में हमारे पास मिडी कंप्यूटर आ गया, जो कि फिर IBM ने ही बनाया, और IBM ने उसका नाम रखा 360, CDC 6600। ये सब डिफरेंट मॉडल्स हैं कंप्यूटर के। और जैसे कि आज के मोबाइल में या फिर डिफरेंट कंप्यूटर में जो मॉडल नंबर आते हैं, वैसे ही उस टाइम के जो कंप्यूटर बनते थे उसका ये मॉडल नंबर है। उसी के बाद आपका फोर्थ जनरेशन आया, जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कई सारे ऐसे चिप्स को लगा दिया गया और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनाया गया। और उस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में कब इस्तेमाल हुआ? 1970s से 1990 तक।
कहने का मतलब कि 20 साल तक हम लोगों ने 4th जनरेशन पे काम किया और उसकी जो कंप्यूटर की जो क्षमता होती थी वो 10⁻⁻12 जो मैंने आपको बताया है। मतलब पॉइंट्स के बाद 12 डिजिट तक एक्यूरेसी कंप्यूटर दे सकता था। अब उसके बाद जो है 5th जनरेशन है, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे काम हुआ। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? ऐसे इंटीग्रेशंस जिसमें कि आपका जो कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ज्वाइन करके, कई सारे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को ज्वाइन करके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनाया गया। और उसमें हम लोगों का जो इस्तेमाल हुआ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इस्तेमाल हुआ, जो कि कंप्यूटर्स को, प्रोसेसर्स को काफ़ी छोटा डिमिनिश कर चुके हैं हम लोग। और विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग आगे बढ़ते गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इंक्लूड हुआ। और ये भी इंक्लूड हुआ कि नेटवर्क को किस तरीके से एनहांस करना है। जबकि नेटवर्क कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है? नेटवर्क 4th जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका जो नेटवर्क है वो वृहद हो गया, बड़ा हो गया। और आपका जो नेटवर्क में जो काम करने की क्षमता है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, ताकि वो सेंसर्स इस्तेमाल किए गए, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सके। तो होप गाइज दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। और मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन करने में सक्षम होऊंगा। और आप लोगों को ये देखना है कि इन चीज़ों को, जितना भी चीज़ मैंने लिखा है वे सब आपको याद रखने हैं। 3 पेज 4 पेज में यही चीज़ों को लिखा गया है सभी किताबों में। और इसमें आपको सिर्फ एक टेबल बना दिया है मैंने, ताकि ये आपको एकदम इजी बना देता है कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को कैसे इवॉल्व हुआ है और कितने तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कभी भी जब भी इवोल्यूशन पूछा जाए तो आप ये चार्ट बना दीजिएगा और नीचे एक एक 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करते चले जाइएगा। इस चार्ट पर ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिंस आई हैव बीन इनटू योर कॉपी चेकिंग, सो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से जो है कॉपियाँ चेक होती हैं। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और ये ध्यान में रखें कि कौन सी चीज़ों को मैंने बताया है। कोई अगर दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर इस पे दिया हुआ है। और आप लोग इसको हमेशा याद रखें कि किस तरीके से चीज़ों को ये ध्यान में रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की जो मेन कोर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ इनको समझाने में, और आप भी इसको अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो गाइज, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे।